के शो में। दुआ मंगी का अगवा और पुरस्कार वापसी, तल्ख हकाइक बेनकाब। कराची में लाकानूनियत और पुलिस की बेहिसी, नाकिस कारकर्दगी बेनकाब। वालिदैन अपने बच्चों के हवाले से इस अगवा की वारदात के बाद मजीद खौफजदा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज कुछ माह कबल बिस्मा का वाक़या हुआ डिस्ट्रिक्ट साउथ में कराची के, फिर उसके बाद दुआ मंगी का वाक़या हुआ। दुआ मंगी के वाक़े के बाद लोगों के जहनों में सवाल उठा क्योंकि अभी भी जिस हम किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम अब तो काफी क्लियरली सामने आ चुकी है। सवाल यहाँ पर यह कि वो जो किडनैपर्स हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो ग्रोह है, वो पूरा मुनज़्ज़म ग्रोह है, वो कोई अस्करियत पसंद तंजीम के लोग हैं, वो कोई एस्टैब्लिश्ड जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, कोई टेक्नोलॉजिकली हाईली एडवांस्ड ग्रुप है, वो जो भी लोग हैं वो इस वक्त भी इस शहर में मौजूद हैं और उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इस पूरे मामले के अंदर जो सवाल सामने है वो यही आया है कि दुआ मंगी कहां थी, वो किडनैप हुई थी या क्या हुआ था। पुलिस कोई सुराग लगाने में कामयाब नहीं हुई थी इसका, और उसकी वापसी के बाद उसकी जो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जो उस पर सही सलामत वापसी के बाद, उसके बावजूद भी अब तक किडनैपर्स का पता नहीं लग सका है कि आखिरकार वो कौन किडनैपर्स थे, ये वाकया क्या था, ये किस तरह हुआ था, ये क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या वजूहात थी, ये अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं। तो अब सवाल यहां पर यह है कि इस वक्त जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनसे हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो एक खामोश उनका एक रवैया है। वो मीडिया से बात नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो वो बता नहीं रहे, इस केस पर कोई वर्ड नहीं बता रहे। फैमिली तो चले, प्राइवेसी है उनकी, वो समझ में आती है बात कि उनको प्राइवेसी है, उनको रखना है प्राइवेसी, उनका अपना फैमिली मैटर है, वो ना उसको उछाले। लेकिन पुलिस को यह बताना जरूरी है जी कि आगे उन्होंने क्या किया है और क्यों आगे क्या करने वाले हैं वो। और इसके साथ कुछ फैक्ट्स आपके सामने इस केस के हम रखते हैं। डिफेंस अगवा के 7 रोज बाद घर पहुंचने वाली लड़की दुआ मंगी है, उनका बयान कहा जा रहा है रिकॉर्ड हुआ है, और बयान रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है इसकी तस्दीक या तरदीद पुलिस ऑफिशियल नहीं कर रहा है। जराए से कहा जा रहा है कि बयान रिकॉर्ड हो गया है। दुआ मंगी की रिहाई तावान के बाद अमल में आई, ये बात भी जराए से है जो सामने आई है। तावान की अदायगी जुमे को की गई और उसके बाद उसी रात को कहा जा रहा है कि दुआ घर में वापस आई। अगवाकारों ने दुआ के अहले खाना से सारी बातचीत थ्रू सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की, यानी व्हाट्सएप और दीगर जराए के जरिए करी। अगवाकारों ने दुआ के घर वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके घर का जायजा भी लिया था, यह भी बात तफ्तीशी जराए की तरफ से सामने आई। अगवाकारों ने दुआ मंगी के साथ किसी किस्म की, यानी कोई जाहिराना रवैया, कोई बदसलूकी किसी किस्म की नहीं की, यह पुलिस अफसर की तरफ से वजाहत आई। और शुबा है कि दुआ के अगवा में वही ग्रुप मुलव्विस है जो चंद माह कबल बिस्मा के अगवा में मुलव्विस था, यह भी एक शक जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से इसी केस से कुछ और फैक्ट्स, यानी जो डिटेल सामने आई जिस तरह से, क्योंकि अभी तक ये मामला बड़ा पुरस्कार रखा गया है, जराए पुरस्कार जराए कोई कमेंट्स ऑफिशियल सामने नहीं आ रहे। इसके कुछ और फैक्ट्स पे आपके सामने रखते हैं। ये जो बाजियाबी है, जिस तरह से ये रकम तावान की दी गई, ये कहा जा रहा है कि दुआ मंगी के अहलखाना ने कोरंगी रोड पे वाक़े जो पेडेस्ट्रियल पुल है वहां पर ये तावान की रकम जो है उनसे ली गई है। ये भी जराए से बात कोट की जा रही है। रात के अंधेरे में पैसे वसूल किए गए, दुआ को जिस जगह रखा गया वहां जराए बताते हैं जो तफ्तीशी की जी, वहां दिन रात मौसीकी चलाई जाती थी ताकि आवाज ना सुन सके अगवाकारों की। ऊंची आवाज में मौसीकी चलने के बायस दुआ को अगवाकारों की आवाज सुनाई नहीं देती थी। केस की ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम दुआ मंगी का बयान रिकॉर्ड जो है वो करने गई और सुना जी के बयान रिकॉर्ड भी हुआ। दुआ के वालिद से भी ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम ने मुलाकात की है। मेरे साथ शहजाद कुरैशी साहब आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, और इसी हल्के से जहां से अगवा हुई थी दुआ, वहां से आपका ताल्लुक है। तो शहजाद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची की सियासत में अहम किरदार आपका है। हमारे साथ ताहिर आलम साहब साबिक IG पुलिस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताहिर साहब, आपसे प्रोग्राम शुरू करते हुए आपकी नॉलेज क्या है, आप क्या समझते हैं इस केस को, आपने कैसा देखा? अभी बहुत से सवाल है जिनका जवाब नहीं मिल रहा। ये खामोशी, ये पुरस्कारियत, ये आपको लगता है कि और जो हैजान, जो बेचैनी है, उसमें शहरियों के इजाफा नहीं कर रही? ताहिर साहब, अगवा बराए तावान के अक्सर केसेस में ये पहला केस नहीं है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें जो वुरसा हैं वो बदकिस्मती से पुलिस पर एतबार नहीं करते। वो समझते हैं कि और उन्हें अगवा करने वालों ने इस हद तक डरा दिया गया होता है उन्हें
कि वो समझते हैं कि अगर पुलिस को उन्होंने बताया तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा, उनकी बच्ची को या बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, और इसलिए वो उसकी इतला पुलिस को नहीं देते। लेकिन पुलिस जो तजर्बाकार पुलिस है वो फिर उन लोगों की रिकॉर्डिंग टेलीफोन से सुनना शुरू कर देते हैं मगवी के रिश्तेदारों की, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब ये पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं, अब ये सिलसिला है, ये है, और पुलिस साथ साथ अपना काम करती जाती है। यहाँ अब सिलसिला जो शुरू हो गया दूसरा कि अब व्हाट्सएप कॉल और इस तरह के जो इंटरनेट कॉल्स हैं वो यूज होनी शुरू हो गई हैं, और हमारी पुलिस जो है व्हाट्सएप कॉल और इंटरनेट कॉल्स की जियो फेंसिंग करने में अभी उतनी ट्रेड नहीं हो सकी, और है भी ये खासा मुश्किल। अलबत्ता अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो अगवा बराए तावान के अक्सर केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो बाद में हो। मगवी बाज़ पैसे दे के आ जाता है, बाद में मुलज़म पकड़े जाते हैं। बाज़ पुलिस खुद भी ये समझ रही होती है कि ठीक है इस वक्त। अच्छा साहब, अगर इसमें थोड़ा स्पेसिफिक होकर मुझे बताएं ताई साहब, ये जो क्योंकि हमने ये जो सुना कि इटली के नंबर से कोई व्हाट्सएप कॉल आई है जो, और तावान शायद 20 लाख रुपए है, जो जराए से पता चलती है बातें, तो ये जो व्हाट्सएप को ट्रेस करना है, क्या ये टेक्नोलॉजी को रिक्वायरमेंट है सिंध पुलिस को, यानी और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, या ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है? और अगर नहीं हो सकता तो फिर दुनिया भर में किस तरह से ऐसे क्राइम ट्रेस हो रहे हैं? क्योंकि अब तो व्हाट्सएप ही जराए यूज होते हैं आजकल ज्यादातर आम कॉल्स के लिए भी। ताहिर साहब देखें, व्हाट्सएप कॉल की जियो फेंसिंग हो सकती है, अच्छा, लेकिन उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरीके से हम दूसरे फोन की करते हैं। हम मुख्तलिफ टावर से पता लगा सकते। मसलन इस केस में हम देखते हैं एक जगह से लड़की अगवा हुई, जिस जगह से अगवा हुई है वो सुबह 4 बजे का वक्त है। उस वक्त जो है बहुत कम कम्युनिकेशन जो है वो मुख्तलिफ जो सेलुलर कंपनी के टावर्स हैं उन पर बहुत कम कम्युनिकेशन चल रही होती है, और व्हाट्सएप की कॉल का भी ये पता चल जाता है कि इस टाइम पर ये कॉल की गई। अब हम अगवा वाली जगह पर अगर हम देखें कि ये नंबर अगवा वाली जगह पर आए, अब हम देखेंगे कि गाड़ी जहां बरामद हुई उस जगह पर भी वो नंबर अगर हमें मिल रहा हो, या जहां तावान दिया गया उस वक्त उस जगह पर भी उस टाइम पर वो नंबर अगर हमें मिल जाए तो उस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। जो आम फोन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो तमाम कुछ का पता चल जाता है कि इस नंबर ने किसको कॉल किया था, इसके लिए टेक्नोलॉजी को रिक्वायर्ड है, मुश्किल है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी, और इसमें हमें ट्रेनिंग भी की भी जरूरत है। अभी मेरा ख्याल पुलिस जो है इतनी तरबियत याफ्ता नहीं हुई, और इसकी वजह से काफी दिक्कत पेश आ रही है जियो फेंसिंग में। तो मतलब अभी अगर हम ये कहें तो अगर आपकी जो असेसमेंट है तो वी आर टोटली एक्सपोज्ड किडनैपर्स के सामने, क्योंकि ना इक्विपमेंट है और ना ट्रेनिंग है। तो खुदा ना खास्ता कोई दूसरा वाकया होता है और वो भी व्हाट्सएप जरा यूज करते हैं, तो वी आर क्लूलेस ऑन दिस, यानी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है, ये हकीकत है। देखें, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो सबसे बेहतर है अभी भी, जो मैं समझता हूं, और उसके लिए जरूरी है कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो हर इलाके में फैला हो, हर थाने को डिवाइड किया गया हो मुख्तलिफ बीटों में, मुख्तलिफ मोहल्लों में, और हर मोहल्ले में उनके अपने मुलाजम हों, या फिर मोहल्ले के मुख्तलिफ लोगों के साथ उनका लाइजन हो, जिसके जरिए से वो इंफॉर्मेशन लेते रहें कि इन फ्लैट्स में, इन बिल्डिंग में कौन नया रह रहा है, लोगों का क्या तर्ज अमल है, कोई मशकूक किस्म की एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इस तरीके से हम मजमूई तौर पर क्राइम को या इस किस्म की हाई डोट्स जहाँ पर मगवी को रखा जाता है उसको तलाश कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम इस मामले में बिल्कुल ही नाकाम हो गए हैं, और पुलिस ने जो है ह्यूमन इंटेलिजेंट का जो एक इनका एक शोबा होता था, पहले एक बीट सिस्टम होता था, हर बीट में एक कांस्टेबल होता था जो कि, और एक अफसर भी होता था जो कि अपने इलाके की हर एक चीज की खबर रखता था। अब इत्तेफाक से आबादी जो है शहरों की इतनी ज्यादा बढ़ गई है, नकल मकानी इतनी तेजी के साथ हो रही है, और से और वसाइल पुलिस के लिए इतने ज्यादा पैदा हो गए हैं कि वो इस तरफ नहीं। ठीक है, अच्छा मैं इशरात कुरैशी साहब आपका भी कमेंट इस पे लूंगा। आपकी जो ताहिर आलम साहब ने गुफ्तगू की तो है, आप क्योंकि फैमिली से भी, अच्छा ब्रेक का कहा जा रहा है तो इंपॉर्टेंट बात है जी कि फैमिली से भी ये राब्ते में एहतजाज वक्त सोसाइटी ने किया, उसमें भी पीटीआई भी आगे आ गई थी, तो क्या इस पर इनके कमेंट्स हैं एज एन एमपी आल्सो फ्रॉम द एरिया? इस ब्रेक के बाद कुछ और हक़ाइक़ भी बेनकाब होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आखिरकार एक केस, दो केस, कितने केसेस हो रहे हैं एक ही जगह, एक ही लोकेलिटी, एक ही इलाके में, एक ही एरिया में, और वो हल नहीं हो रहे, बल्कि वो खुद ही किडनैप जो होता है वो वापस आ जाता है घर, तावान की अदायगी होती है, फैमिली खामोश हो जाती है। मिसाल के तौर पर चंद माह कबल इधर ही डिफेंस के इलाके में, कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक और किडनैपिंग का केस हुआ। ये केस था बिस्मा केस। इस केस की भी कुछ तफसीलात रखते हैं, क्योंकि ये केस भी एग्जैक्टली तकरीबन इसी पैटर्न से हुआ था जिस पैटर्न से दुआ मंगी का केस है। ये 7 माह कबल हुआ। 7 माह कबल अगवा होने वाली लड़की जिसका नाम था बिस्मा, और दुआ के केसेस में काफी हद तक जो तफ्तीशी ज़राए वो भी कहते हैं कि ममासलत जो है वो आती है। और इसी तरह से बिल्कुल बिस्मा को भी भारी तावान की अदायगी के बाद छोड़ा गया था। मुल्जिमान ने तावान की वसूली के लिए इसी तरीके से सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया था। तावान की रकम जिस जगह वसूल की गई थी वो जुमरात को होने वाले इनकाउंटर के मुकाम से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर था। तफ्तीशी हुकाम अब एक सवालनामा हाथ में लेकर घूम रहे हैं। इबहाम बरकरार है और यहाँ पर इस वक्त कोई चीज रिजॉल्व होती हुई इस केस में भी नजर नहीं आई। दोनों लड़कियों को अगवा किया गया और फिर जिस तरह से उनको रखा गया, उनके साथ सलूक किया गया, लोग ये कहते हैं जी, और जो जराए हैं बताते हैं कि शायद इनका ताल्लुक किसी अस्करियत पसंद ग्रुप से भी हो सकता है। शायद कुरैशी साहब, आप यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, अब ये कितना कंसर्निंग आपके लिए है, वहां के लोगों के लिए, रिहायशियों के लिए हो चुका है? एक नहीं, अब तो कई केसेस ऐसे बन चुके हैं जो रिजॉल्व, किडनैपिंग का बिस्मा केस और अब ये 2 केस ले लें, लड़कियां किडनैप हो रही हैं, कहीं लड़का कोई किडनैप हो जाए, कोई आपके पास ना एप्लीकेशन है कोई काउंटर करने की, नहीं टेक्नोलॉजी है, ना ट्रेनिंग है, क्या हो रहा है आखिर? शायद देखिए, ये जो भी वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक है। इसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। जब ये वाकया हुआ था तो उस रात को ही हमें खबर मिल गई थी। हमने एसएसपी साहब से रब्ता किया, इसको पूरा वो किया, उनकी फैमिली के पास गए, उनसे मुलाकात की, उनसे थोड़ी बहुत मालूमात ली। उसके बाद फिर पुलिस के पास आए। पुलिस ने कहा हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन शुरू से ही इस जो मुकदमा है उसको बहुत डिफरेंट तरफ लेके चले गए थे। वो उन्होंने किसी एक पे शक का इजहार किया, पुलिस सारी वहां लग गई और फैमिली ने शक का इजहार किया और सूरत हाल काफी अजीब सी हो गई। लेकिन जब एंड हुआ तो वो बिस्मा का हुआ, जो अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि आपने खुद अभी जिक्र किया है, 7 महीने पहले भी एक बच्ची इसी तरह अगवा हुई। ये दुआ भी हमारी बहन है, बेटियों की जगह, ये भी उसी तरह ही अगवा हुई। और उसके फैमिली, जाहिर बात है, जिसका बच्चा अगवा होता है या जिसकी बहन बेटी अगवा होती है वो वैसे ही डर जाते हैं, वो खौफजदा होते हैं, वो पुलिस के साथ बिल्कुल ताउन करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको ये डर होता है कि खुदा ना खास्ता मेरी बहन बेटी जो भी अगवा हुई है उसकी जिंदगी को खतरा है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा ये मुकम्मल पुलिस की नाकामी है, या सिंध गवर्नमेंट की नाकामी है। उसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँ कि मैं इसको डीएचए को भी बरिज़मा नहीं कहूँगा, क्योंकि डीएचए एक पोश एरिया है, हाईली पेड टैक्स वाले टैक्स पे लोग वहां रहते हैं, इतने ये टैक्स लेते हैं, वहां की विजिलेंस नाकाम हुई, वहां पर कैमराज नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो अब मैं ये चीजें, अब हम जोर इस बात पे डाल रहे हैं कि खुदारा डीएचए को सेफ सिटी के तौर पे लें, इस पे कैमराज लगाएं। जो ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं वो भी काम नहीं करते, नाइट विजन कैमरा भी नहीं है। आपने देखा होगा बिस्मा की जितनी वीडियोस आई या जो दुआ मंगी की आई, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये गाड़ी कहाँ है, कौन सा नंबर है, गाड़ी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये तो इतने, मैं कहता हूं, इतनी खामियां, इतनी कोताहियां हैं और बड़ी एक अलार्मिंग है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, डीएचए इस वक्त खौफ की सूरत हाल में है। डीएचए में अब इतना खौफ हो चुका है कि जब आपके मुजरिम पकड़े ना जाए, जब कातिल पकड़ा ना जाए, तो फिर जाहिर बात है वहां की आवाम अपने आप को इनसिक्योर फील करती है, अपने आप को एक गैर महफूज तस्वर करती है। ये मेरा ये ख्याल है, डीएचए हो, सीबीसी हो, आपकी सिंध पुलिस हो, पूरे सिंध के इदारों को बैठना चाहिए और ये जो भी वाकया हुआ, चाहे वो बिस्मा का हुआ था, दुआ मंगी का हुआ था, इसके ये जो भी इन्होंने क्या कहते हैं, जो भी मुजरिम है, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, वरना लोगों में और खौफ और फैलेगा और डीएचए सेफ नहीं रहेगा। सेफ नहीं, लेकिन ये तो क्योंकि जैसे आपने कहा ये अप स्केल एरिया में शुमार है, यहाँ पे हाई टैक्स पेड, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो यहाँ पर ये अगर वॉलंटरली भी अगर कहा जाए कि वॉलंटियर करके आप अगर डीएचए को फंड दें या आप एज एन एमपीए फंड्स एक्यूमुलेट करें क्राउड सोर्सिंग करके, तो ये चीजें जैसे कैमरास हैं कम से कम लोग कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है, आपको लगता है ऐसा कैसा ऐसा? देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हम ऑपोजिशन में एमपी है, पीटीआई यहाँ पर आपको पता है सिंध में ऑपोजिशन में। और रही बात ये, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम डीएचए को पाबंद करेंगे कि वो कैमरे लगाएं, अगर वो हम ना कर सके तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हम रोड पे निकल जाएंगे, लोगों से हम चंदा इकट्ठा करके कैमरे लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारे घर यहाँ पर हैं। अगर हमारे फैमिलीज, हमारे घर यहाँ सेफ नहीं होगा तो फिर हमें इस डीएचए का क्या करना है?
हम बिल्कुल जाएंगे। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, हमारे एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी साहब और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं डीएचए के बाहर, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। हम ये अब से नहीं, हम 1 साल से इनको बोल रहे हैं खुदारा कैमरे लगाएं, खुदारा विजिलेंस को सिर्फ कुर्सियां उठाने से, चाय वालों के वहां से उठाने के बजाय वाकई बाकायदा तौर पे कुछ इस तरह का काम करें, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करें, एक पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन टाइप की चीज करें कि बाकायदा आप फेज 8 देखें, आप फेज 8 में जितने वाकयात आप ये देख लें, फेज 8 देख लें, फेज 6 देख लें, फेज 5 देख लें। शराब की बात हो, ड्रग्स की बात हो, अभी जिब्रान नासिर थे प्रोग्राम में, वो कहते हैं जी वहां आप जो पूरी पट्टी है फेज 8 वाली, न्यूप्लेक्स, सारे जो जगह है पूरी, वहां 45 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल सकती है घर बैठकर किसी किस्म की। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। ये क्यों है, मतलब क्या वजह है कि सिर्फ उस इलाके में लोगों की डिमांड ज्यादा है, ये इस वजह से क्राइम बढ़ रही है, वो क्या वजह है? देखिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज बताऊं, आपको पता होगा कि पूरे कराची के से लोग डीएचए, आपको पता है सीबीसी समंदर यहीं पे ही है, आपको पता है सी साइड पे लोग आते हैं, पे तफरी के लिए आते हैं, उनका हक है, वो यहाँ पर आते हैं। और आपको पता है मुख्तलिफ चाय वाला खुल गए हैं, सुबह 5-5 बजे तक ये चाय वाला खुले रहते हैं, ये भी सेफ नहीं है। देखिए हमें पुलिस को भी क्रिटिसाइज करना है, सिंध गवर्नमेंट को भी करना है, जो उनकी नाहली है हमें बतानी है, लेकिन हमें साथ साथ माँ बाप को भी पाबंद करना है कि स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे जो कंबाइंड स्टडी के नाम पे सारा चाय वालों पे बैठे हुए हैं या वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इनका टारगेट है क्या, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 14 साल का जो टीनेजर है, जो टीन एज है, इसको ये टारगेट कर रहे हैं ड्रग्स वाले। और मैं आपको बताऊं, हमने बहुत ऑपरेशन पुलिस के जरिए करवाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने कुछ हद तक हमसे ताउन भी किया है, लेकिन ये पूरा माफिया है जो डीएचए के अंदर ड्रग्स हो, डीएचए के अंदर आपका ये जो आप हवाई फायरिंग का वाकया देख लें, अभी सिंध कल्चर डे हुआ था, जी बिल्कुल, हमने खुद मनाया था सिंध कल्चर डे, लेकिन जाहिर बात है किसी का इंडिविजुअल फेल पूरे कल्चर डे को तो बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए खुलेआम फायरिंग, पुलिस को धक्का देके उस पर फायरिंग, पुलिस का भी रेट हमें करनी पड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस अपनी रेट किसी मासूम को गोली मार के साबित करना चाहती है, लेकिन पुलिस को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, सिंध गवर्नमेंट को पुलिस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। वसीम आफ्ताब साहब, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक तो 2 चीजों की जरूरत है, एक तो ट्रेनिंग की जरूरत है, वो चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो या वो प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग हो, और दूसरी बात इक्विपमेंट की भी जरूरत है ना वसीम आफ्ताब साहब। अभी जो यहाँ गुफ्तगू हुई है अब तक वो ये किडनैपिंग केस से मुतालिक वो यही हुई है जी कि हम उस कॉल को आइडेंटिफाई या जो जियो फेंसिंग नहीं कर पा रहे व्हाट्सएप कॉल की, तो वी नीड द टेक्नोलॉजी फॉर दैट। तो क्या उसके लिए क्या शहरी अपने आप अपनी मदद आपके तहत क्या डोनेशन देते हैं? सिंध गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, अब ना डीएचए कर रहा है, ना फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, या किसी भी इलाके की बात करें शहर की, पूरे कराची में क्या लोग खुद से फाइनेंस करें, वॉलंटियर करें, क्या करें वसीम आफ्ताब साहब, हल क्या है इसका? देखिए सफान, डीएचए के हवाले से जो भी कुछ पिछले कई सालों से, ये इस दुआ बच्ची का पहला वाक़या नहीं है, डिफेंस में जो कुछ हो रहा है इसके असरात पूरे के पूरे शहर पे पड़ रहे हैं। हम बहसत माशरा और बहसत कौम जिस बेहसी का शिकार हो चुके हैं, पुलिस की कमज़ोरियाँ, उसकी नाहलियाँ, हुकूमत की कमज़ोरियाँ नाहलियाँ, ये अपनी बिल्कुल एक जगह है, लेकिन इस मुल्क में एक ऐसा माशरा तश्कील पा चुका है जहाँ लोगों के जहन में ये बात बिल्कुल बैठ चुकी है कि कुछ लोगों के लिए कानून नहीं है। आप डिफेंस में अभी चले जाएं, वहाँ पर जो बच्चे निकले हुए होंगे उनके साथ उनके जो गार्ड्स होंगे, उनका जो रवैया होगा वो ये बता रहा होगा कि ये वो लोग हैं जो कानून को अपने जूतों के नीचे रखते हैं। हर जराइम के पीछे यही अफराद होंगे, इनके बच्चे होंगे। ये मुल्क को जिस तरह इन्होंने तबाह कर दिया है, खुदारा इसको हमें समझने की जरूरत है। पुलिस की नाहली अपनी जगह होगी, लेकिन ये एक ऐसा माशरा हमने बना दिया है कि हमारी बच्चियां रोडों पे निकल रही हों, वो उनकी गलतियां, उनके माँ बाप की गलतियां अपनी जगह, लेकिन अगर किसी मुल्क के अंदर उसकी बहन बेटी महफूज नहीं है और हम ये दावे कर रहे हो कि ये हमारा मुल्क है, हमें अल्लाह के अजाब से बचने की जरूरत है। सफान भाई, ये जो कुछ हो रहा है कराची शहर के अंदर, ये बहुत बुरी सूरत हाल है। इस शहर के लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, ये देखिए बुशरा जैदी का वाकया हुआ था शहर के अंदर, ये शहर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अगर आप ज्यादतियां कर रही हो, बच्चियों को मारा जा रहा हो, उनको अगवा किया जा रहा हो, बच्चों को सरे रहा, उनके बच्चों को मार दिया जाता हो, ये इस वक्त ये तकसीम नहीं है कि कौन किस जबान का ताल्लुक रखने वाला, सब कराची के बच्चे हैं, सब कराची पाकिस्तान के बच्चे हैं। आप अगर किसी बच्चे को मार रहे हो, उसके कातिल जो है ना, या तो जेलों के अंदर भी बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं, वो भी वहां पे ठाठ के साथ रह रहे हो, शहर के अंदर उनके पूरे गार्ड के कॉन्वॉय चल रहे हो, कोई देखने वाला ना हो। लेकिन ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, ये सफा देखिए, क्रिमिनल एक गरीब आदमी क्राइम कर रहा है, पुलिस बड़ी फाल हो जाती है, लेकिन जो क्राइम बड़े लोग कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये किसी देखे ना, जो ये तरीकेकार इसके अंदर अडॉप्ट किया गया है कि वो हाईटेक
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप इस तरह भी अब हाईटेक देखें, अब तो एक 3000 रुपए के फोन में भी व्हाट्सएप चल जाता है। लेकिन सफान ये सारी बातें इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि ये कोई आम लोग नहीं है ना, ये एक मुनज़्ज़म डिफेंस के अंदर ही सब कुछ क्यों हो रहा है, इस वजह से कि वहीं वो क्लास रह रही है जिसने इस मुल्क को, अपने कानून को अपने पांव के नीचे रखा हुआ है। ये बच्चे निकल रहे हो शहर के किसी उसी से मैं जा रहा हूं, हर चीज पुलिस रोड पे खड़े हुए किसी के मुंह को चेक कर रही है कि तुम्हारे मुंह में पान है, तुम्हारे मुंह पे गुटखा है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर लाइट नहीं चल रही है, लेकिन वहां पे पुलिस बेचारी खड़ी हुई हाथ बांध के खड़ी हुई होती है। वहां नबी लुटवाए का वाकया हुआ है, अभी गोली मार दी बंदे को उन्होंने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ आम आदमी के साथ तो हो जा रहा है, लेकिन जिस आदमी के पास उसके अपने पर्सनल गार्ड चल रहे हो, जिसका चलना ये बता रहा होता कि ये फौरियत का ऐलान कर रहा है, उस बच्चे के ऊपर कोई हाथ डाल सकता है? तो ये सारे माँ बाप, ये पूरा माशरा का हमने जो अल्लाह, मैं इसको माजरत चाहता हूँ ये वाली बात कहने कि हमने इंसान नुमा जानवर छोड़े हुए। लेकिन ये जो किडनैपर है वसीम अता साहब, ये तो चले आपकी बात एक सही है कि एलीट कल्चर पे वो ठीक है, लेकिन ये किडनैपर तो एक गाड़ी में आते हैं, आके किडनैप करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल, ये कोई गार्ड्स के साथ तो नहीं चल रहे थे। अब ये एलीट से थे या नहीं थे ये भी हमें नहीं पता, बल्कि ये तो कह रहे हैं अस्करियत पसंद किसी। देखिए मैं समझता हूँ कि डिफेंस ये मामला माहौल हुआ है, शरीफ आदमी जैसे मेरे भाई खुद कह रहे हैं कि वहां पे खौफ का माहौल है, शरीफ आदमी अपनी बहन बेटी के साथ निकलते हुए डर रहा है। यार ये कराची है, आप कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, आप उस शहर के लोगों के साथ ये रवैया अख्तियार किए हुए, डीएचए, पुलिस, सिंध गवर्नमेंट। मुझे इससे सवाल नहीं है, मुझे ये चाहिए कि मेरे शहर के अंदर मेरी बहन बेटे की इज्जत महफूज है। नहीं, डाकू किस तरह से शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, पुलिस वाले क्यों नहीं हाथ उन पर डाल रहे, डीएचए क्यों हाथ नहीं डाल रहा है? भाई ये सवाल है जो माशरे के अंदर हमवारी पैदा कर रहा है, बेचैनी पैदा कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह बुशरा जैदी का वाकया हुआ था, एक छोटा सा वाकया, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, शहर उस पूरे के पूरे शहर की इन्वायरमेंट तब्दील हो गई थी। तो आज ये जो कुछ हो रहा है, दुआ मंगी इस शहर की बेटी है, सिंध की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, जिसने भी किया हो ठीक है, पुलिस के पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, भाई उनको लेस किया जाए, ये तमाम अहम सवालात एक ब्रेक के बाद मजीद उठाते हैं और कुछ और, क्योंकि कोई पुलिस मुकाबले की दारी थी, क्या वो यही मुल्जिमान थे जिनके साथ मुकाबला हुआ था? वो जो मुकाबला हुआ वो कहा जाए अजीज भट्टी थाने के हदूद में शायद हुआ, ईस्ट के इलाके में, तो वो भी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। इस शहर में अदम तहफ़्फ़ुज़ जो शहरियों में आ चुका है, आखिरकार एक नहीं कई वारदातें रिजॉल्व नहीं हुई, एक ही इलाके से बिस्मा, फिर उसके बाद दुआ मंगी, वजह क्या आखिरकार? कैमरास की बात हुई है और मुख्तलिफ चीज़ों की बात हुई है। एक और जो तफ्तीश में पहलू था वो आपके सामने रखते हैं। दुआ मंगी के अगवा के मौके पर जो चलाई गई गोली थी, जो गोली है जो हारिस सोमरो को जो लगी है, उस गोली के खोल को फ्रांसिक मुआयने के लिए भेजा गया था। दुआ मंगी की बेहफाजत वापसी से एक रोज कबल गुलशन इकबाल में यानी अजीज भट्टी थाने के हुदूद में पुलिस से एक मुकाबला भी हुआ था, और जराए के बकौल चंद रोज कबल अजीज भट्टी के इलाके में मुकाबले के दौरान मुल्जिमान ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया था। अब दुआ मंगी केस में भी हारिस पर 9mm पिस्तौल से ही फायरिंग की गई जो पुलिस हुकाम ने कहा। तो ये एक वो लिंक था जिसको जोड़ने की कोशिश की गई थी। दोनों मुकामात से मिलने वाली गोलियों के खोल मैच कर गए हैं, ये भी पुलिस हुकाम की तरफ से बयान सामने आया था। पुलिस को इस अगवा के वाक़े में कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कुछ अनासिर के मुलव्विस होने का भी शक या शुबा है। गाड़ी छीनने से अगवा की तफ्तीश तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, एंटी वायलेंट क्राइम सेल, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के ये दायरा कार में तमाम मामला आता है, जिसकी कारकर्दगी हमें सिफर नजर आई है। अब इस अहम मामले में जिक्र हुआ है हारिस सोमरो का, तो आपको बता दें क्योंकि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, उसके लंग्स में पानी भरना, उसकी बॉडी पैरालिसिस का कहा जाता है कि शिकार होने का खदशा है, टांगों में इस वक्त पैरालिसिस है, और वो अभी भी अपनी जगह, और इंटरनल ब्लीडिंग भी कहा जाता है कि उसको है। तो ये जो कुछ दिन कबल उनके वालिद से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की थी। ये वो शख्स लड़का है जो अपनी एक दोस्त के साथ था और उसको बचाने के वक्त उसको गोली लगी। एक बहुत पॉजिटिव किरदार अगर देखा जाए तो इस लिहाज से इस लड़के का रहा है जो अगवाकारों से अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था, और इसके लिए भी दुआ की जाए। और इस पूरे केस में इसका जिक्र भी इतना नहीं हो रहा जितना दुआ मंगी का हो रहा है, जो अपनी जान की बाजी लगा गया और उस वक्त अपनी जो है इस वक्त जिंदगी की आखिरी या जिंदगी कोशिश कर रहा है कि अपनी जिंदगी, और अल्लाह ताला इसको सेहत दे, लंबी सेहत दे अल्लाह ताला इसको, और इसको दोबारा जो है इस वक्त हंसता खेलता वापस लाए। ताहिर आलम साहब, क्या ये जो गोलियों के खोल मिले हैं ये रब जोड़ने में काम आते हैं? क्या होता है ये इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से आप देखें तो, और क्यों नहीं बिस्मा और ये केस में आपको मुमासलत लगती है कि वाकई में?
इससे तफ्तीश का एक नया एंगल मिल जाता है, एक और जगह भी हम तफ्तीश कर सकते हैं जहां ये इनकाउंटर हुआ, और इससे यह भी जाहिर होता है कि पुलिस बहरहाल को हम इतना ज्यादा मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। पुलिस एक्टिव है, और एक्टिव ना होती ना वो उन्हें रोकते और ना ये इनकाउंटर होता। तो इस और अक्सर जब मुख्तलिफ वारदातों के खोल आपस में मिले तो तफ्तीश जो है बेहतर तरीके से करने के इम्कानात जो है बढ़ जाते हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ, ये तमाम वसीम साहब ने और शहजाद साहब ने भी बात की है, और हमें एक्चुअली कराची में जिस तेजी के साथ फैला है और जितनी आबादी इसकी बढ़ गई है, दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार है, लेकिन इसके लिए जो इंतजामात होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। अल्लामा इब्ने खल्दून जो एक बहुत मशहूर तारीखदान गुजरे हैं, माहिर इमरानियात भी हैं, उन्होंने आज से तकरीबन 700 साल पहले ये कहा था कि हुक्मरानों को चाहिए कि शहरों की आबादी एक ख़ास हद से ज़्यादा ना बढ़ने दे, क्योंकि बड़े शहरों में बगावतें ज़्यादा होती हैं, वबाएँ यानी जो अमराज ज़्यादा फूटते हैं, और जराइम भी बड़े शहरों में ज़्यादा होते हैं। तो अब हमें कराची को जिस तरीके से बंदोबस्त करना चाहिए था कि यहाँ हमारे यूनियन कौंसिल लेवल पर कोई इस तरह का हर एक का रिकॉर्ड होता, कौन रह रहा है और कब आया है, नए आने वालों का पता चलता रहता, तो हमें बड़े वसी पैमाने पर कराची के लिए ये काम करना होगा अगर हम चाहते हैं कि कराची को हम अच्छा ताहिर साहब, ये तो अच्छी बात आपने सजेशन दी, लेकिन एक साथ मुझे बताइए कि जब हम ये देखते हैं कि आप क्योंकि खुद एक सीनियर पुलिस रैंक ऑफिसर रहे हैं, तो डीआईजी लेवल के ऊपर या एसएसपी लेवल के ऊपर एक इलाके से जो आपके हुदूद में आता है और वहां एक नहीं 5-6 माह के अंदर 2 ऐसे वाकयात हो जाए जहां अगवा बराए तावान यानी रैंसम पे करने के बाद जो है वो जो जिसको किडनैप किया गया है विक्टिम, वो उसकी रिहाई होती है, तो क्या एज अ पुलिस ऑफिसर ये एज अ फेलियर नहीं है? आप समझते कि एक सेल्फ जो आप कहते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि आप ये कह जी कि हाँ ये मेरा फेलियर है कि हाँ ये हम नहीं रिट्रीव कर सके, और क्या इस पर हेड रोल नहीं होने चाहिए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के? देखें, 7 माह पहले बिस्मा का जो अगवा हुआ उसके कातिल, उसके जो मुलजिम है उनका ना पकड़ा जाना जो है वो वाकई पुलिस के लिए सवालिया निशान है जी। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर अगवा बराए तावान के जितने वाकयात हुए हैं उनको हम देखें तो तकरीबन 90% जो वाकयात हैं उनके मुलजिम पकड़े जाते हैं और चालान भी होते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि अदालतों से बच भी जाते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि वुरसा जो है वो डर जाते हैं या फिर वो दिलचस्पी नहीं लेते उन्हें सजा कराने में, वुरसा तावन भी नहीं करते। और इस केस में भी आप देख लें कि वुरसा ने तावन नहीं किया पुलिस के साथ। तो ये वजूहात हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि कराची पुलिस की अगवा बराए तावान के हवाले से कार्रवाई इतनी बुरी नहीं है। डेफिनेटली ये चंद वाकयात हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, लेकिन जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स और तादाद को सामने रखें कि पहले इतने थे अब कितने हुए हैं, कितने ट्रेस हो गए हैं, तो उस हवाले से कारकर्दगी जो है इतनी मायूस कुन नहीं है। एक बात शहजाद साहब आपने की आखिरी पिछले सेगमेंट में कि आपने कहा कि आप मोबिलाइज करने का सोच रहे हैं अब आवाम को, तो ये एक न्यूज है जो आप दे रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कोई कर रहे हो, आपका जो शहजाद है प्रोटेस्ट आप इसी हवाले से कर रहे हैं जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं? जी हम इसी हवाले से कर रहे हैं, और क्योंकि हम पे आवाम का प्रेशर भी है, वो कहते हैं आप यहाँ से मुंतखब हुए हैं तो आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें सेफ नहीं हैं तो फिर हम क्यों बैठे हुए अपने घरों के अंदर। देखें, एहतजाज का हर मकसद ये नहीं होता कि खुदा ना खुदा तोड़ फोड़ करें या ट्रैफिक जैम करें, उसका एक मौजूद माशरे का एहतजाज का एक अपना तरीका होता है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये है, हमने डीएचए को लेटर भी लिखे हैं, उनसे मुलाकात भी की है, और हम मुसलसल उनके पीछे लगे हैं कि आप किसके खिलाफ सेफ सिटी, हम डीएचए के खिलाफ है, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ है, हम सिंध गवर्नमेंट तो माजब के साथ हमें उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, नाहिल गवर्नमेंट है। अच्छा। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का, इस प्यारे सूबे का, हमारे इस शहर का आप हाल देख लें, किस चीज का हम उनसे गिला करें, क्या सिक्योरिटी की हम क्या बात करें, क्या हेल्थ की बात करें, क्या एजुकेशन की बात करें, क्या हम अमन अमान की बात करें, वो तो सो रही है माजत के साथ, उसकी तो हम बात करते नहीं है। हम देखिए, मैं जिस हल्के में हूं मेरा 80% हल्का डीएचए पड़ता है, मैं एटलीस्ट ये चाहता हूं कि सेफ डीएचए सिटी प्रोजेक्ट आना चाहिए जिसमें कैमराज हो, विजिलेंस की अपनी कारकर्दगी हो, पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो डे टू डे बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो मोबाइल स्नैचिंग या जो भी इस तरह के खुदा न खासा वाकयात हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करे और उसका एक डेटा इकट्ठा हो और उसकी बाकायदा इसके सद्भाव हो कि कोई बंदा गिरफ्तारियां हो और उसका प्रॉपर तरीके से एक जो कहना चाहिए ना। आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं,
सेफ सिटी कराची में एक प्रोजेक्ट था, कहाँ गया? पूरे कराची में कैमराज लगने थे, पूरे कराची के अंदर। आपको पता है अगर आपके पूरे कराची में कैमराज लग जाएं तो मैं ये समझता हूं कि मैंने जितनी स्टडी की है इंटरनेशनल, जो सारी की सारी, आपका 80 से 90% जराइम आपके खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस बात को पूरा मुकम्मल करते हैं, कैमरे अच्छे वाले लग जाएंगे। कैमरे तो लगे होते हैं नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन, वो ये जो कैमरे ये लगे हुए हैं, इनको तो इसकी फुटेज ही आपको करने के लिए आप देखिए, मैं अभी रिसेंटली ट्रेनिंग के लिए गया था, SSDO की ट्रेनिंग के लिए लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मैंने देखा था, मैं हैरान रह गया था। नो डाउट, देखिए जो चीज अच्छी हो, चाहे वो किसी ने भी बनाई हो, क्योंकि ये हमारे मुल्क को कौम की भलाई के लिए ना। सेफ सिटी जो लाहौर का प्रोजेक्ट है, सुई तक देख सकता हूँ सर मैं उनके ऑपरेशन रूम में गया, उन्होंने जो हमें प्रेजेंटेशन दी, दिल खुश हो गया। क्या कराची में क्यों नहीं बन सकता? ये कराची आपको इतना रेवेन्यू देता है, ये इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये इसको आप पाकिस्तान का दिल कहते हैं, माशी हब कहते हैं, क्यों नहीं यहाँ बन सकता? तो इंशाल्लाह मेरी और आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी हमारे MNA की कोशिश है। अगर कराची नहीं बन सका, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ना लोकल है ना सिंध गवर्नमेंट है, लेकिन हम इंशाल्लाह अपने जो एरिया है, हमारा DHA है, हमारा जो DHA से मुंसलिक आबादियां हैं, जो हमारी कच्ची आबादियां हैं, जो कॉलोनीज हैं, इंशाल्लाह उसको सेफ बनाएंगे, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। क्योंकि कुछ वाकयात रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ वाकयात रिपोर्ट होते ही नहीं है, हम डर के मारे रिपोर्ट ही नहीं करते। पुलिस के लेवल पे आप रवाबत में रहे, फैमिली से तो आप रहे, DIG साउथ या SSP साउथ से, वो क्यों खामोश है? वो मीडिया पे भी कुछ नहीं बोल रहे, आपसे भी खामोश है क्या वो? देखें, SSP साउथ से मेरी बहुत क्लोजली बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई, मैं खुद भी बार बार थाने जाता रहा, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक बात जरूर बोलूंगा। देखें, जो सच है ना वो बोलना चाहिए, और वो ये है कि पेरेंट्स डरे हुए थे, उनकी फैमिली डरी हुई थी, उन्होंने पुलिस के साथ उस तरह से ताउन नहीं किया। पुलिस का गिला शिकवा भी है कि हमारे साथ उसका ताउन नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ताउन नहीं भी हुआ हो। जैसे हमारे ये सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है, इन्होंने भी ये कहा ना, जो रिटायर हो चुके हैं, इनका अपना एक्सपीरियंस है, ये कह रहे हैं पेरेंट्स ताउन नहीं करते, लेकिन आप अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं, आप अपने तमाम जो टेक्निक्स होती हैं, जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट नहीं भी है, वो यूज करते हैं, ताकि आप, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी ताउन इसलिए नहीं करते, पेरेंट्स डरा हुआ होता है, उनकी बेटी या उनकी जिसकी बहन होती है, वो डरा हुआ होता है, वो आधा मरा हुआ होता है कि खुदा ना खास्ता मेरी कोई ऐसी गलती से मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरे घर की, आप सोचे बेटियां अगवा हो रही हैं, आप सोचे बेटियां अगवा हो रही हैं, इससे बड़ा सानिया और क्या होगा कि आज हम ये डरे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियां रोड पे निकलेंगी तो अगवा हो जाएंगी, पैसों के लिए अगवा हो जाएंगी। और ये तो चले वीडियो कॉल से उन्होंने, मैं आपको एक और चीज हैरानकुन बात बताऊं, ये जो कहते हैं तावान की रकम कम हुई है, इन्होंने तावान बहुत मांगा था, क्योंकि बिस्मा वाले केस में सुना है तावान काफी गया था। इसमें तावान क्यों कम हुआ? क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पूरा घर देखा, उन्होंने कहा भाई नहीं, ये तो घर के हिसाब से तावान मांगना चाहिए, लेकिन चाहे 20 लाख हो, 18 लाख हो, कुछ भी हो, जो अजियत 8 दिन दुआ मंगी ने उसकी फैमिली ने बर्दाश्त की है, किसी के साथ उसकी तो सही बात है, उसके कोई बदल नहीं है। वसीम आफ्ताब साहब, आप क्योंकि ये सेफ सिटी इज द सोल्यूशन आई थिंक, सो आप समझते हैं कि ये होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए? सेफ सिटी क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन सफ़ान में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक औरत की बकरी भेड़ ले गया, तो जब वो बकरी भेड़िया ले गया तो उस औरत ने कहा कि शायद लगता है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इस दुनिया से चले गए। आज इस कौम की बेटी कोई भेड़िया ले गया, हम इसमें इस बहस में नहीं जाते कि किसकी हुकूमत है, किसकी कमी है, हम बहसियत माशरा उस बेटी को अपनी बेटी समझें और इस शहर को इन भेड़ियों से पाक करें। ये भेड़िए कभी किसी बच्चे को गोली मार देते हैं, इनकी पूरी मुसल्ला फौज पीछे चल रही होती है, गार्ड्स का ये सिस्टम खत्म किया जाए। सेफ सिटी ये कराची जो डिजर्व करता है, खुदारा इसको दीजिए, लोकल पुलिसिंग इसको दीजिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ कर जो तबाह कर दीजिए, पैसा दे रहा है ये शहर आपको, इस शहर में अमन दे दीजिए। दुबई जाकर किसी को इंजेक्शन नहीं लगता कानून को फॉलो करने के लिए, सब सीधे चल रहे होते हैं। कानून की अमलदारी होगी, ये इंसान नुमा जानवर जो डिफेंस के अंदर घूम रहे हैं, इनको सीधा होने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन चूंकि कानून खुद उनके आगे हाथ बांध के खड़ा हुआ है, लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे वक्त पे पहुंचे, आपका शहजाद कुरैशी साहब का, ताहिर आलम साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन। फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड ट्विटर, आपके सामने सारे एड्रेसेस फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।